हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक कोशिकांग है। इससे पहले कि अपनी प्रीवियस वीडियो में हम जो हमारा कोशिका चैप्टर है वो पढ़ रहे थे, तो आज हमने इसमें बहुत सारे कोशिकांग पहले से पढ़ रखे हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है राइबोसोम। राइबोसोम से स्टार्ट करना है हमें। सबसे पहले हम जानेंगे राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम के बारे में हम पहले से बता चुके हैं, ये कि एक कोशिका में पाए जाने वाला एक अंगक है राइबोसोम, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। सबसे पहले किसने देखा? जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते। तो हमने पहले पढ़ा था कि कुछ कोशिकांग जो हैं वो झिल्ली से घिरे हुए हैं, लेकिन राइबोसोम जो होता है वो कोशिका झिल्ली से घिरा नहीं होता, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में नहीं आता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। क्या होता है कि ये जो राइबोसोम होते हैं ये दोनों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल भी हम पढ़ चुके थे। अगर आपको याद होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आप भूल गए हैं तो आप अपनी प्रीवियस वीडियो जो हमारी है उसको फिर से देखिए, तो आपको चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी। यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम बेसिकली क्या होता है, दो सब यूनिट होती है, दो इकाइयाँ होती है, एक बड़ी इकाई होती है और एक छोटी इकाई होती है। क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है वो आता है, फिर डिकोडिंग होती है उससे, फिर उसके बाद राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो कि प्रोटीन का निर्माण कराता है, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कराता है। तो ये क्या होता है कि 70S और 80S राइबोसोम जो होता है दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब है साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावय तंतु जो कोशिका द्रव में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। क्या होता है, प्रोटीन युक्त जालिकावय तंतु होते हैं जो कि कोशिका द्रव में फैले होते हैं। ये इसका काम क्या होता है, ये कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका को आकार में को बनाए रखने में उपयोगी है, क्योंकि ये जालनुमा कोशिका द्रव में होता है और कोशिका की सहायता करता है। किस तरीके से? यांत्रिक सहायता, गति और उसका आकार बनाए रखने में सहायता करता है। इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन या साइटोपेंजर। अब है पश्माभ व कशाभिका, जिसको सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि सीलिया ऐसे छोटी छोटी, मान लिया एक सेल है, ये छोटी छोटी ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, उसे सीलिया कहते हैं, जो मूवमेंट वगैरह में हेल्प करती है। और फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला जो होता है वो एक बड़ा होता है कोशिका के, ये सीलिया की तुलना में जो फ्लैजिला होता है वो बड़ा होता है। आइए अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि पश्माभ व कशाभिका, सीलिया और फ्लैजिला क्या है। पश्माभिकाएं एक वचन जिसका होता है पश्माभ, व कशाभिकाएं जिसका एक वचन होता है कशाभिका, रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली उपवृद्धि है, जो हमने बताया कि प्रोजेक्शन है। पश्माभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। ये किसकी तरह कार्य करता है? पश्माभ चप्पू की तरह कार्य करती है। चप्पू कौन सा? जो नाव में चप्पू होता है, नाव में चप्पू होता है जिससे हम चलाते हैं नाव को, उसकी तरह कार्य करता है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव की गति में सहायक है। क्या करता है? गति में सहायता करता है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक है। अभी हमने बताया फ्लैजिला, आपको बना के बताया कि फ्लैजिला बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। जो कशाभिका प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है उसके तुलना में यूकैरियोटिक सेल की कशाभिका जो होती है भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चला है कि पश्माभ व कशाभिका जीवद्रव झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं। क्या होता है कि जो ये होते हैं, मान लिया ये ऐसे बने हुए हैं, तो ये जो होते हैं जीव द्रव झिल्ली से ढके हुए होते हैं।
जीवद्रव झिल्ली से इनकी जो सराउंडिंग होती है वो ढकी हुई होती है, इसके कोर को बोलते हैं अक्षसूत्र, जो कि कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये बना किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमें इसमें डायग्राम भी बनाया गया है। जो लंबे अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विक अरी परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल में हमें बनाया गया है कि कैसे ये है। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि केंद्रक में जिसका केंद्र है, किसका केंद्र, कोशिका का केंद्र नहीं, जो पश्चाभ या कशाभिका का जो केंद्र है उसमें देखिए आपको 2 ये गोलाकार संरचनाएं जो है दिख रही हैं। ये देखिए ये, उसके बाद चारों तरफ पेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 पेयर है। और यहाँ पे सेंटर में क्या है, 2 ये है, 9 पेयर और फिर 2 है। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 9+2 प्रणाली, क्योंकि 9 जो है वो चारों तरफ है और जो उसका 2 है सिंगल वो बीच में है। क्या होता है कि केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए केंद्रीय आवरण से ढके होते हैं। अब ये क्या करता है, ये ऐसे ही करके ये ऐसे बना हुआ है और ये देखिए ऐसे जो होता है पश्चाभ या फिर कशाभिका, ये ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे करके निकली होती हैं। और देखिए सेंटर में ऐसे 2 और उसके बाद उसकी सराउंडिंग में 9 पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो परिधि द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान छड़ बनती है। तो ये एक छड़ नुमा, ये इसके अंदर ऐसा नहीं हम सोचेंगे कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन है तो बस ये ऐसे ही है, उसके अंदर भी ढेर सारे अणुओं से मिलके बना होता है ये। यानी कि देखिए 9+2 इसको कहते हैं, 9 पेयर चारों तरफ और 2 जो है वो सेंटर में, इसको क्या कहते हैं, 9+2 प्रणाली। परिधि द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पश्चाभ व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारी काय कहते हैं। तो आपको इसका स्ट्रक्चर जो था वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये होते हैं। देखिए यहाँ पे जीवद्रव झिल्ली से ढके हुए हैं, उसके बाद ये अरीय डंडा जो है ये होता है, और इसके बाद देखिए केंद्रीय सूक्ष्म नलिका यहाँ बीच में प्रेजेंट है और अंतराद्विक सेतु ऐसे ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे तारक काय व तारक केंद्र, ये क्या है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल इसे कहते हैं। तारक काय को कहते हैं सेंट्रोसोम और तारक केंद्र को कहते हैं सेंट्रियोल। तारक काय वो अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से बना होता है। बेसिकली क्या होता है कि 2 तारक केंद्र मिलकर तारक काय बनाते हैं। 2 तारक केंद्र मिलेंगे तो तारक काय बनेगा, यानी एक तारक काय के अंदर क्या होते हैं, 2 तारक केंद्र होते हैं, उन्हें मिलाकर कहते हैं तारक काय। ये क्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर स्थित होते हैं। हमें परपेंडिकुलर मतलब पता है कि लंबवत मीन्स 90 डिग्री पे, यानी कि इस तरीके से एक हमारा तारक काय है, उसके अंदर 2 तारक केंद्र हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे करके प्रेजेंट हैं। अब इसका काम क्या होता है, दोनों जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए की तरह होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबलिन सूत्रों से बने होते हैं। क्या होता है कि ये ट्यूबलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक प्रधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं, पास के त्रिक में आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का जो अग्र भीतर भाग है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। ये परिधि त्रिक के नलिका के प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। क्या होता है बेसिकली तारक काय और तारक केंद्र का जो है वो क्या इसका काम है, सेंट्रोसोम और जो सेंट्रियोल है ये क्या करते हैं, ये कोशिका के विभाजन में हेल्प करते हैं। कोशिका का जब विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं होती हैं
ऐसे कोशिका है अगर, तो इसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद जब डिवीजन होता है तो ये जो इसमें जो ट्यूबलिन होते हैं वो ऐसे ऐसे करके डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये ऐसे ऐसे सेल डिवाइड होती हैं। एक से जो दो से चार सेल जो बनती है वो क्या कौन कराता है? यही तारक का है, जिसके अंदर 2 तारक केंद्र प्रेजेंट होते हैं, वो कराते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक, न्यूक्लियस। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमैटिन नाम दे दिया था। सबसे पहले कोशिका का जो केंद्रक था उसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। बाद में फ्लेमिंग ने जो पदार्थ उसमें क्षारीय रंग से हो जाता था उसको क्रोमैटिन नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक, कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा है, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रिकाएं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बने होते हैं जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, यानी केंद्रक का जो आवरण होता है, जो परत होती है, उसके ऊपर 2 झिल्ली समानांतर होती है जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। ये आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव या कोशिका द्रव के बीच अवरोध का कार्य करता है, यानी ये दोनों से डिवाइड रहते हैं। ऐसे मान लिया कि ये केंद्रक है और केंद्रक के बाहर ये पूरी सेल है, तो इसके बीच में यहाँ पे दूसरा द्रव प्रेजेंट है, यहाँ पे दूसरा द्रव प्रेजेंट है, तो ये इसको अलग करने के लिए, अगर ऐसा ना हो तो वो मिल जाएगा आपस में दोनों द्रव, इसलिए ये क्या होता है, एक बीच में कोशिका द्रव और द्रव जो ये इसके अंदर है, कोशिका के अंदर और जो केंद्रक के अंदर द्रव है, इसके बीच अवरोध का कार्य कौन करता है? ये जो 2 समानांतर झिल्लियां हैं। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रवी जालिका के से सशक्त रूप से जुड़ी होती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े होते हैं। अंतर्द्रवी जालिका के बारे में हमने पढ़ा था, तो जो बाहरी झिल्ली होती है वो इससे जुड़ी होती है और इस पर राइबोसोम भी जुड़े होते हैं। राइबोसोम का काम हम जान चुके हैं कि प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र के कारण विच्छिन्न हो जाते हैं। ये छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। क्या होता है, बहुत स्थान पर केंद्रक जो आवरण होते हैं उसमें छिद्र बन जाता है। दोनों छिद्रों से, इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव व कोशिका द्रव से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं, यानी बीच में स्पेस भी है, बीच में छेद भी है जिससे कि एक्सचेंज हो सके, जिस चीज़ को कोशिका द्रव से केंद्रक के अंदर जाना हो वो जा सके। लेकिन कभी साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित हो जाती है। क्या आप कुछ ऐसे जीवों का नाम बता सकते हैं जिनमें कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे केंद्रक रहित का एग्जाम्पल हम जान लेते हैं आरबीसी, यानी कि जो रेड ब्लड सेल हमारी इसके ब्लड में मौजूद होती है उसमें केंद्रक नहीं होता। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। केंद्रक झिल्ली रहित वो गोला केंद्र की आधात्री व केंद्रक द्रव में केंद्रित व क्रोमैटिन मिलता है। अब हम देखें क्रोमैटिन क्या है। गोलाकार केंद्रित केंद्र द्रव में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वो संरचना है जिसका द्रव केंद्रक में सतत संपर्क में होता है। ये सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप में प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं, यानी ये केंद्रिक जो होते हैं, केंद्रिक प्रेजेंट होते हैं जो कि यही प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। आप याद करें कि अंतरास्था केंद्रक में ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती थी जिसे क्रोमैटिन कहते थे।
अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। गुणसूत्र के बारे में हम पहले अपने 10th में पढ़ चुके हैं कि गुणसूत्र क्या है, ये क्या, इनका कार्य क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हमें याद होगा। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़ों में बिखरा हुआ होता है। इसको हमें अच्छे से पता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन यानी पैकेजिंग जो होती है वो कक्षा 12 में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, यानी डिटेल में हमें क्लास 12 में पढ़ना है। गुणसूत्र जो होते हैं सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में देखे जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर भी कहते हैं, यानी एक बीच में जो गुणसूत्र होता है उसमें प्राथमिक संकीर्णन मिलता है। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारक काय गुणसूत्रों के दोनों अद्रय गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़कर रखना होता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे 4 प्रकार से इसको हम विभाजित कर सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्रों के बीच उपस्थित होता है जिसमें गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, जैसे कि ऐसे अगर है, देखिए इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। उप मध्य केंद्रीय सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हट कर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु में एक्रोसेंट्रिक जो होता है गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होगी, यानी कि ऐसे अगर है ऐसे। जबकि अंतर केंद्रीय में अग्र बिंदु गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल इसके किनारे पर मिलता है, जबकि अंत केंद्रीय फीबोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, यानी एकदम टॉप पे होता है। अब है सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडी क्या होते हैं। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियों जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। तो ये जो हमारा था कोशिका वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है इसमें तो आप हमें पूछ सकते हैं। इस तरह से जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट हो गया। अब आपका ये क्या काम है, इसको आपको ऐसे करना है कि आपको जो ये एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन दिए हैं इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है और बाकी आपको इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया जाएगा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।